आज हम बात करते हैं कुछ हेडलाइंस के बारे में और ये बताने का प्रयास करेंगे कि आज की बहुत महत्वपूर्ण न्यूज कौन कौन सी है। सबसे पहली न्यूज है चंद्रयान मिशन चली जा रहा है अंतरिक्ष में, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे जा रहा है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे जो छठा हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है उसके कौन कौन से पॉइंट हैं और उसमें क्या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसकी भी बात करेंगे। फिर एयरशेड मैनेजमेंट प्लान क्या है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि एयरशेड मैनेजमेंट प्लान दिल्ली और दिल्ली के आसपास क्षेत्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इसको क्यों लाया गया, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। जल्लीकट्टू जो बैलगाड़ी है उस जो सांस्कृतिक जो विरासत है या यूं कहा जाए कि जो वहाँ की पहचान है, जल्लीकट्टू जो बैल दौड़ है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वैध मान ली गई है, इसके क्या कारण है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और इसके याचिका कौन लेके आया था, कौन सी संस्था है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि पशुओं के साथ में या फिर जानवरों के साथ में क्रूर व्यवहार हो रहा है, इसे बंद किया जाए, इसकी भी चर्चा करेंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे कि बिहार में जातिगत आधारित जो जनगणना है, इसे जनगणना कहेंगे या गणना कहेंगे या सर्वे कहेंगे, इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि हाईकोर्ट का जो निर्णय है बिहार या पटना हाईकोर्ट का जो निर्णय था उसको स्थगित नहीं किया है, मतलब कि उस निर्णय को लागू रखा है। फिर इसके बाद में हम सबौर मयूरी धान की फसल के बारे में बात करेंगे कि सबौर मयूरी जो फसल है वो एक धान की किस्म है और धान की किस्म जलवायु परिवर्तन के अनुकूल है। अनुकूल क्यों है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में हम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो की बात करेंगे कि आज प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में जिस प्रकार से संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन किया है और उसके कारण क्या है इसकी भी चर्चा करेंगे। स्टार्ट प्रोजेक्ट क्या है इसकी भी हम चर्चा करेंगे, क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये और राजस्थान की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है इसकी चर्चा करेंगे। ऑपरेशन करुणा ये क्या है, क्या ये युद्धाभ्यास है या कोई और इसका ऑपरेशन है, उसकी भी चर्चा करेंगे। पसांग दावा शेरपा की 26वीं चढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लें। 26वीं जो चढ़ाई है और किस व्यक्ति ने पूरी की है उसकी भी हम चर्चा करेंगे और पहला व्यक्ति कौन था जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य जिसमें अभी हाल ही में चीते की मृत्यु का कारण बना है, उसके क्या कारण हैं, चीता क्यों मर रहा है वहाँ, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम एक एक चीज को बड़े विस्तार से पढ़ लेते हैं। चंद्रयान मिशन 3 की बात करेंगे, इसका मतलब है कि अब से पहले 2 जा चुके हैं। ये कहाँ जाएगा, चंद्रयान ज्ञान का मतलब है चंद्रमा पर जाएगा। कहाँ पर जाएगा, चंद्रमा पर जाएगा। चंद्रमा के किस जगह पे जाएगा ये भी यहाँ पर नोटेड किया गया है, दक्षिण ध्रुव पे जाएगा। कहाँ पर जाएगा, दक्षिण ध्रुव पे जाएगा। वहां पर क्या काम करेगा, ये रिसर्च का काम करेगा, मतलब सर्च का काम करेगा। क्या सर्च करेगा वहां पर भौतिक तत्वों का सर्च करेगा और रासायनिक पदार्थों का सर्च करेगा। रासायनिक जितने भी वहां पर पदार्थ हैं उनकी बात करेगा। कब जाएगा ये मिशन यान, जुलाई माह के सेकेंड वीक में जाएगा। कब जाएगा ये, सेकेंड वीक में जाएगा। ये बात किसने बताई, इसरो ने बताई। इसरो की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस पर यह रिसर्च करती है, एक भारतीय संस्था है जो किसके लिए काम करती है, या यूं कहा जाए किसके लिए समर्पित है। ये स्पेस में जितने भी गतिविधियां होती हैं उनके लिए ये उत्तरदायी है। अगली न्यूज, इसके बाद में न्यूज 6वां जो हिंद महासागर सम्मेलन है, सागर सम्मेलन ढाका में आयोजित किया। कहां पर आयोजित किया गया है, ढाका में आयोजित किया गया है। इसमें लगभग D8 के जो देश हैं, डेवलपमेंट कंट्रीज जो देश हैं उन्होंने भाग सार्क देश हैं उन्होंने भाग लिया है और बिम्स्टेक
उन्होंने भाग लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेवलपमेंट कंट्रीज, सार्क और बिम्स्टेक जो कंट्रीज है उन्होंने भाग लिया। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पर 25 देशों ने भाग लिया। 25 देशों के लगभग 150 प्रतिनिधि थे, इन्होंने भाग लिया और यहाँ पर ये समझौता करने का प्रयास किया। यहाँ पर एक आपसी जो विश्वास है उसे कायम करने के लिए ये ढाका में आयोजित किया गया कि जो हिंद महासागर है उसके आसपास जितने भी देश हैं वो आपस में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाएं, आपस में सुरक्षा को मजबूत करें, व्यापार को सरल और सुगम बनाएं, व्यापार को सुरक्षा प्रदान करें, इसके साथ साथ में पर्यटन को भी बढ़ाने का काम करें। दौड़ क्या है, जल्लीकट्टू दौड़ क्या है? जल्लीकट्टू दौड़ क्या है? देखिए, तमिलनाडु में पोंगल के उत्सव पर, जो पोंगल वहाँ का त्यौहार है, उसके उत्सव पर लोगों के द्वारा बैलों की दौड़ कराई जाती है। यह आज की नहीं है, प्राचीन काल से यहाँ की संस्कृति मानी जाती है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी रूप से वैध मान लिया है। बात यह है कि इस जल्लीकट्टू दौड़ को क्रूर नहीं माना गया है, पशुओं के साथ क्रूर व्यवहार नहीं माना गया है और इसे सांस्कृतिक विरासत मानते हुए इसे वैध करार दे दिया गया है। इसके विरोध में जो पेटा इंडिया जो एनजीओ है, उन्होंने कानूनी रूप से सलाह लेने की बात कही है, क्योंकि इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि इसे जल्लीकट्टू जो दौड़ है इसे अमानवीय कर दिया जाए, या यूं कहा जाए कि पशुओं के साथ हो रहे अन्याय को मान करके इसे रद्द कर दिया जाए, या यूं कि इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। अगली जो न्यूज है, बिहार में जातिगत आधार पर सर्वे करवाया जा रहा है। क्या करवाया जा रहा है? सर्वे करवाया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि जो डाटा है उनके आधार पर हम कानून बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं, जनता के लिए अच्छी योजनाएं बना सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो इस पर रोक लगाई गई थी उसको बरकरार रखा है। उसका कारण ये बताया है कि सरकार के द्वारा अभी तक ये नहीं बताया गया है कि यह जनगणना है या सर्वे है। क्या है ये है जनगणना है या सर्वे, क्योंकि जनगणना संघ सूची का विषय है। अगर इसके ऊपर कोई भी कानून बनाया जाता है, किसी प्रकार की छानबीन या यूं कहा जाए कि जनगणना करवाई जाती है, तो यह संघ सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा करवाई जाती है, राज्य सरकारों के द्वारा नहीं कराई जाती। लेकिन ये भी यहाँ पर नहीं बताया है कि इससे निजता का हनन तो नहीं होगा। जो सर्वे आप द्वारा कराया जा रहा है, क्या इसे राज्य से बाहर भी प्रस्तुत किया जाएगा? क्या बाहर के लोगों के लिए भी यह देखने योग्य होगा? या यूं कहा जाए कि क्या इसकी सुरक्षा के आपने कोई कदम उठाए हैं जिससे निजता की सुरक्षा या पायरेसी की जो सुरक्षा है वो हो सके? तो इसके कारण से अभी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है और इस पटना हाई कोर्ट के निर्णय के ऊपर रोक नहीं लगाई। सबौर धान की किस्म, सबौर धान की किस्म है। यह जलवायु परिवर्तन के अनुकूल है। बात यह है कि कम सिंचाई में भी ये फसल उग सकती है। दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि कम समय में ये अधिक उत्पादन कर सके। दूसरी चीज, जो अभी तक धान की किस्म लगभग 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन करती है, उससे बढ़कर के इसका जो उत्पादन है 105 से लेकर के 110 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो चुका है। तो इस प्रकार से यह जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होते हुए
आने वाले समय के लिए भारत के लिए और जितने भी चावल को खाद्य भोजन मानने वाले लोग हैं उनके लिए ये अच्छी न्यूज है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो, इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में किया और ये बताने का प्रयास किया कि अंतर्राष्ट्रीय जो संग्रहालय है, ये बताने का प्रयास किया कि भारत की जो भी विरासत है, भारत की जो संस्कृति है, भारत के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं जो भारत से बाहर जा चुके हैं उन्हें भारत लाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे लगभग 240 मूर्तियां बताई गई हैं, इन्हें भारत लाने के लिए प्रयास किया जाएगा। जैसे बनारस की अन्नपूर्णा देवी, आपके गुजरात के अंदर महिषासुर मर्दनी इसकी मूर्ति, ऐसी मूर्तियों को भी भारत में लाने का वापस प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ साथ भारत का जो कोहिनूर है उसे भी लाने के लिए प्रयास किया जाएगा, क्योंकि भारत से कोहिनूर जो ले जाया गया था वो औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के द्वारा ले जाया गया। इसके कोई ऑथेंटिक अभी तक प्रमाण नहीं मिले हैं कि उन्हें बेचा गया था या कोई गिफ्ट दी गई थी, बल्कि ये कि यहाँ से लूट करके ले जाने का प्रमाण मिला है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक स्टार्ट प्रोजेक्ट भारत के 8 राज्यों में चलाया जा रहा है। इसका मतलब है कि भारत में 8 राज्य वो जो स्किल गैप रखते हैं, स्किल गैप रखते हैं, जैसे राजस्थान, जैसे यूपी, जैसे एमपी, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा ओडिशा, केरला, ये राज्य स्किल गैप रखते हैं और यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट भी यहाँ पर किया जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट प्रोजेक्ट को चलाया गया, क्योंकि यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा पहले ही दी जा रही थी, इसके साथ साथ अब यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट भी दिया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को बाजार के अनुकूल, बाजार में क्या डिमांड है इसके अनुकूल पर शिक्षा दी जा सके, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। तो इस प्रकार से ये वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है, इसे ध्यान रखना है। राजस्थान में परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन कौन से चल रहे हैं, तो अपन उसमें बता सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन कौन से चल रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक का स्टार्ट प्रोजेक्ट भी चल रहा है। ये प्रोजेक्ट 2024 और 25 तक, वित्त वर्ष 2024-25 तक वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर एक ऑपरेशन करुणा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन करुणा का मतलब है कि मोचा चक्रवात जो बांग्लादेश और म्यांमार में आया है, म्यांमार में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, मतलब दवाइयां आदि वस्तुओं पहुंचाने के लिए 3 जहाज भेजे गए हैं। 3 जहाज़ों में सामान भेजा गया है, खाद्य सामग्री भेजी गई है, दवाइयां भेजी गई हैं, कपड़े भेजे गए हैं, आदि चीजें भेजी गई हैं। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है करुणा। इस करुणा ऑपरेशन के कारण भारत विश्व का पहला देश बन चुका है जो मोचा चक्रवात के बाद में जो रखाइन प्रांत या यूं कहा जाए कि म्यांमार में जो मृत्यु हुई है उन्हें वापस रीस्टेबल करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया। भारत जो भी पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों में भारत सहिष्णुता और वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को रखते हुए भारत मानवीय सहायता पहुंचाने में तीव्र गति से काम करता है और मानवता के लिए काम करता है। इसके बाद में आता है कूनो प्रोजेक्ट, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान देखिए ये चर्चा में क्यों है, इसका कारण क्या है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो एमपी में है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कूनो जो अभयारण्य है
यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को लाया गया था। बात यह है कि जब यहाँ चीतों को लाया गया, यहाँ बसाया गया, तो यहाँ लगभग 2-3 महीने बाद में यहाँ पर उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही। इस पर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक आदेश जारी किया है कि इनकी संख्या को बचाया जाए, इन्हें मरने से बचाया जाए। इसके लिए सरकार किसी ऐसे राष्ट्रीय अभियान दूसरी जगह जहाँ पर इनके लिए अनुकूल वातावरण है वहाँ पर शिफ्ट करने का भी प्रयास करे। दावा शेरपा। पासांग दावा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई की है। यह विश्व का दूसरा आदमी है जिसने 26 बार चढ़ाई की। इससे पहले एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है तेंजिंग नोर्गे, इसने भी 26 बार चढ़ाई की है। लेकिन आपको यहाँ एक चीज और बता दें कि सबसे पहले 1953 में एक व्यक्ति हैं न्यूजीलैंड के जिनका नाम है एडमंड हिलेरी। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर चढ़ाई की, तो इनका नाम भी आप याद रखें और ये भी याद रखें कि पासांग शेरपा ने 26वीं बार चढ़ाई की है। इससे पहले 26वीं बार चढ़ाई किसके नाम है? तेंजिंग नोर्गे के। दिल्ली में प्रदूषण के क्या कारण है? दिल्ली में प्रदूषण के क्या कारण है, ये जानने के लिए हम सबसे पहले वहाँ की लोकेशन की बात कर लेते हैं कि ये जो दिल्ली है इसके लगभग 1 किलोमीटर में यहाँ पर 11,000 लोग रहते हैं। यूँ कहा जाए कि लगभग 1 किलोमीटर जो एरिया है, रेडियस है, उसमें लगभग 11,000 लोग यहाँ पर निवास करते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर आग जलाने के कारण यहाँ पर प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण का मुख्य कारण यहाँ पर आग जलाना है। इसके आग कौन कौन सी चीज़ें जलती हैं? जैसे ईंधन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? चारा, गोबर, प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि। ये जो चीजें हैं ये इसके कारण से यहाँ पर धुआं हो रहा है और धुएं के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। फिर इसके बाद में परिवहन के साधन, इसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि जब भी गाड़ियाँ चलती हैं तो उनके टायरों के माध्यम से जो रगड़ होती है सड़क पर, उसके आसपास जो भी धूल मिट्टी के कण होते हैं वो आसमान में उड़ जाते हैं। और प्लास्टिक प्रोसेसिंग, जब सड़क के पास में रगड़ करता हुआ टायर चलता है तो वहाँ पर एक रगड़ से प्लास्टिक प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण से भी वहाँ पर प्रदूषण बढ़ रहा है।